हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल रेडी फॉर एग्जाम जस्सा में। दोस्तों आज हिंदी मीडियम में अंतर्राष्ट्रीय विधि को समझेंगे। इसका इंग्लिश मीडियम कल आएगा दोस्तों, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसे हिंदी मीडियम पहले समझा दीजिए, उसके बाद से आप एक इंग्लिश मीडियम वालों का प्रोवाइड कीजिएगा। तो दोस्तों चूँकि ये भी बात सही है, पहले आप लोग हिंदी मीडियम में समझ लीजिए, उसके बाद से इसका एक PDF और इसका अलग से सेपरेट वीडियो इंग्लिश में आ जाएगा। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है और इस विधि को वास्तव में विधि कहा जाता है या नहीं, यानी विधि इसे विधि कहा जा सकता है या नहीं। बहुत ही समझ लिए आप लोग, यहाँ शब्दों का फेर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है इसमें समझ लीजिए कहता कुछ और है और परिभाषा या उत्तर कुछ और देना पड़ता है। यानी कि आप उसे समझेंगे तो और को आपको मालूम चले जाएगा। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति से तात्पर्य है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तव में विधि कहा जा सकता है, यानी कि क्या इसे हम लोग इसे विधि कह सकते हैं कि नहीं। अर्थात क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि उसी प्रकार से विधि है जिसका अर्थ में राष्ट्रीय विधि है, यानी कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि जैसा ही है, जो नेशनल लॉ होता है वही क्या इंटरनेशनल लॉ भी होता है। तो यह प्रश्न बहुत ही विवादास्पद है दोस्तों, आपको पहले ही बता दिए, यह बहुत ही समझ लिए डिफिकल्ट या सस्पेंशन वाला क्वेश्चन है। इस विषय पर प्रारंभ में विधि शास्त्रों के विचार को काफ़ी भिन्नता है रही है। यद्यपि राज्यों के संबंधों को विनियमित करने वाले नियमों को पिछले लगभग 200 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय विधि कहा जाता रहा है, फिर भी कई विधि शास्त्र इसके बावजूद कि वे अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करते हैं और इस प्रश्न पर संदेह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या नहीं विधि है। क्योंकि और ये दोस्तों जो मतलब एक क्वेश्चन बन रहा है कि क्या वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है या विधि नहीं है, एक क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझें। नोट्स बनाने के लिए आप लोग इंग्लिश में बनाइएगा, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा बेटर रहता है और उसका प्रोवाइड दोस्तों कल हो जाएगा। इस संबंध में दोस्तों इस संबंध में एक मत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि नहीं है, यह केवल नैतिक बल के आचरण की संहिता है। दूसरा मत है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक विधि है तथा इसे उसी प्रकार विधि के रूप में जाना जाता है जैसे कि राज्यों की विधि, यानी कि सभी देशों की अपनी अपनी जो विधि है उसी के रूप में इसे जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से व्यक्तियों पर बाध्यकारी होती है। तो दोस्तों उसके बाद है आप लोगों का कि विधि शब्द की परिभाषा क्या है। अब ये दोस्तों ये समझिए, इसका एक क्वेश्चन हो गया आप लोग का कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। इस पे देखिए अभी भी कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है। अभी भी इसमें लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी दो मत है। आप लोग जान ही रहे हैं कि पहले मत में ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, और फिर से दूसरे मत में ये कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वही उसी प्रकार विधि है जिस तरह से सभी देशों का एक समझिए संविधान होता है, और जैसे राज्यों की विधि को मुख्य रूप से व्यक्तियों पर बाध्यकारी होता है उसी तरह से यह भी होता है। तो यहाँ पर भी दो मत आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। इस प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर करता है कि विधि शब्द की परिभाषा क्या होती है, यानी कि हम विधि या कानून या लॉ किसे कहते हैं। इस संबंध में निश्चित किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है नहीं। इस प्रकार हम जान जाएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कानून विधि है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो विचारक हैं ऑस्टिन, इनके अनुसार विधि शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए करना चाहिए जो प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा निर्मित की गई हो तथा जिसका उल्लंघन करने पर इस शक्ति के द्वारा दंड दिए जाने की व्यवस्था हो। दोस्तों आप लोग तो समझे गए। अगला है दोस्तों दूसरे शब्दों में कि विधि को प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा अधिनियमित होना चाहिए।
इस परिभाषा के दो महत्वपूर्ण तत्व हैं। प्रथम विधि प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा निर्मित की गई हो, ठीक, और अर्थात जो विधि प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा निर्मित नहीं की जाती है वह विधि नहीं माना जाता, ठीक। और दूसरा क्या है आप लोग का, दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, तो पहला तो ये हो गया, और दूसरा आप लोग का है तत्व कि इसे प्रभुत्व संपन्न शक्ति द्वारा लागू किया जाना चाहिए, अर्थात यदि विधि का उल्लंघन किया जाता है तो इसके पीछे दंड देने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी नियम को समुचित विधि कहे जाने के लिए इन दोनों तत्वों का होना बहुत आवश्यक है। विद्यमानता होना बहुत ही आवश्यक है। अब आइए जानते हैं होपेनहाइम का मत। दोस्तों ये भी बेचारा बहुत ही समझ लीजिए अक्सर समझिए ट्यूटोरियल एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं कि होपेनहाइम का मत बताइए। ओपेनहाइम का, तो इनके अनुसार विधि एक समुदाय के अंतर्गत मानवीय व्यवहार के उन नियमों का समूह है जिसके समुदाय की सामान्य सम्मति के बाह्य शक्ति द्वारा लागू किया जाता है। इसी परिभाषा के अनुसार विधि में 3 तत्व होने चाहिए। इनके परिभाषा के अनुसार पहला तत्व है कि एक समुदाय होना चाहिए, दूसरा तत्व है कि उन समुदाय के अंतर्गत मानवीय व्यवहारों के लिए नियमों का समूह होना चाहिए ताकि समुदाय और सुव्यवस्थित ढंग से शासित किया जा सके, ठीक। यानी कि एक समुदाय होना चाहिए और उस समुदाय के अंतर्गत मानवीय व्यवहार के नियमों का समूह होना चाहिए। जो उन समूहों का ग्रुप का जो नियम बनाए जाते हैं उनका एक क्या ना सुव्यवस्थित ढंग से नियम होना चाहिए। और तीसरा है आप लोगों का कि थोड़ा और देख लेते हैं दोस्तों कि सभी समुदाय विधि के शासन को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे मनुष्य तथा राष्ट्रों की गरिमा की सम्यक सम्मान तथा संरक्षण प्रदान करने की इच्छा रखते हैं। ये हो गया। और तीसरा दोस्तों पॉइंट है आप लोग का, जो 3 तत्व हैं, तो तीसरा पॉइंट आप लोग का है कि उस समुदाय की सामान्य समिति होनी चाहिए कि यह नियम बाह्य शक्तियों द्वारा लागू किए जाएंगे। यानी कि ओपेनहाइम के अनुसार विधि की परिभाषा 3 तत्व अंतर्राष्ट्रीय विधि में पाए जाते हैं इस प्रकार। तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान समय में विश्व को वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय माना जाता है। ये तो ठीक है। राज्यों के लिए जो विश्व समुदाय के सदस्य हैं रूढ़ियों तथा संधियों के द्वारा नियमों को बनाया गया है। यह भी दोस्तों क्योंकि ये दोस्तों जो इंटरनेशनल कानून है, इंटरनेशनल लॉ है, वह समझ लीजिए दोस्तों व्यापार के माध्यम से ज़्यादा बना है क्योंकि व्यापार जो समुद्र द्वारा किया जाता था पहले, तो विचारों का आदान प्रदान और उनके इस नियम एक दूसरे के जो नियम थे, कानून थे, उसके द्वारा एक समझौता हुआ, समझिए एक मेल मिलाप करके ही अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाया गया था। फिर से राज्यों के लिए जो विश्व समुदाय के सदस्य हैं रूढ़ियां तथा संधियों के द्वारा नियमों को बनाया गया है। राज्य इन नियमों को मान्यता देते हैं तथा इनका पालन करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं कि उनके आचरण को विनियमित करने के लिए नियम का समूह अस्तित्व में है। यह नियम राज्यों द्वारा विदेशी कार्यालयों, राष्ट्रीय न्यायालयों तथा अन्य अंगों के माध्यम से प्रयोग में लाए जाते हैं। इस बात को मानते हैं कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से विधिक रूप से बाध्य है। यानी कि जो राज्य हैं वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों से बाध्य हैं। इस प्रकार से देखें दोस्तों तो जो ऑस्टिन की परिभाषा है उस स्वीकार कर लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि ऑस्टिन ने 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय विधि को सार्थक नैतिकता के रूप में माना था और वास्तव में उनका कहना उचित था क्योंकि उनका समय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में विधान, न्यायालय
और अनुशासक्तियां और प्रवर्तन तंत्र की कमी निश्चित रूप से थी। इस सब को ध्यान में रखकर यदि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला था कि अंतर्राष्ट्रीय विधि सही अर्थ में विधि नहीं, तो शायद वे गलत नहीं थे। ठीक, किंतु जिस समय परिभाषा दी गई थी तब से अंतर्राष्ट्रीय विधि में मूलभूत विकास हुआ। ठीक दोस्तों, वर्तमान समय बहुराष्ट्रीय संधियों तथा अभिशमयों के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विधान अस्तित्व में आया। राज्यों के अभ्यास से स्पष्ट होता है कि वे स्वयं ऐसी संधियों द्वारा बाध्य समझते थे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा क्योंकि थोड़ा बोरिंग है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि नियमों का उल्लंघन किसी एक राज्य द्वारा किया जाता है तो इसके लिए विरुद्ध न केवल व्यक्तिगत राज्य यानी कि जो विपक्ष वाले राज्य हैं उनके व्यक्तिगत राज्य नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सामूहिक अनुशक्तियां की जाती है। यानी कि अगर कोई एक राज्य दूसरे राज्य का कोई नियमों का उल्लंघन कर देता है तो वह दूसरा राज्य केवल एक नहीं बल्कि सभी राज्य मिलकर उस पहले राज्य को क्या करेंगे, दंड सुनाएंगे या जो भी प्रावधान है अनुशक्तियां है वो बताएंगे। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इस निर्णय मामले के पक्षकारों तथा पर बाध्यकारी होता है। ठीक, यदि न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के अधीन पक्षकार अपने लिए बाध्यताओं का पालन नहीं करता तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए सशक्त है। यानी कि संयुक्त राज्य जो परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद जो है वो न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए सशक्त है। दोस्तों ये जो टॉपिक्स है इसी में आप लोग का क्वेश्चन भी है और आंसर भी, तो आप लोग ये ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए क्योंकि समझ लीजिए एक तरीके से पूरी टॉपिक की जो थियरी है समझिए क्वेश्चन का आंसर ही है। इसमें एक नहीं बल्कि अनेकों क्वेश्चन बन जाएंगे। दोस्तों अब आप लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय विधान, न्यायालय शक्ति, प्राधिकारी तथा प्रवर्तन तंत्र का होना वर्तमान शताब्दी का महत्वपूर्ण विकास है। दोस्तों ये देखिए आप लोग का एक पहले ही बन गया कि जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण विकास, तो वह अंतर्राष्ट्रीय विधान और न्यायालय और शक्ति और प्राधिकारी तथा प्रबंधन तत्व, ये जो 4 तत्व हैं इनका होना बहुत ही जरूरी है। 5 तत्व। फिर से इन विकारों को लक्ष्य में रखकर अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि कहने में शायद कोई भी हिचकिचाएगा नहीं। यानी कि इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि ऑस्टिन के अनुसार दोस्तों वह भी सही है पहले समय में कि इन्हें विधि नहीं कहा जा सकता है, और दूसरा है जो विचारक थे उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि कहा जा सकता है। इसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, बस समझते रहिए, निष्कर्ष निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है, ये आप कैसे कर सकते हैं। ये किसी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि दुर्बल विधि है, तो कैसे? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि नहीं है। राज्यों के अभ्यास तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं के अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक चरित्र को दर्शाते हैं, किंतु यह मानना होगा कि यह राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा एक दुर्बल विधि है। इसके नियमों उतने प्रभावकारी नहीं है जितने कि राष्ट्रीय विधि के नियम होते हैं। यानी कि इसमें आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय विधि सभी नागरिकों पर होती है। राष्ट्रीय विधि सभी नागरिक, उसमें रहने वाले उस राष्ट्र के सभी नागरिकों पर लागू होती है। कुछ जो सामान्य कानून है, लॉ है, और सभी नागरिकों पर लागू होती है। विशेष लॉ तो एक विशेष ग्रुप और विशेष समूह पर होता है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय विधि में सम्मिलित होगा उसी राष्ट्र पर समझ लीजिए उसका दायित्व होगा या नियंत्रण होगा।
अब देख लेते हैं कि पहला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रभावशाली विधायी शक्ति की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में प्रभावशाली विधायी शक्ति की कमी है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा रूढ़ियों के परिणाम स्वरूप बने हैं, राज्यों के नियमों से क्षमता में तुलनीय नहीं है। कभी कभी संधियों के उपबंधों का पक्षकार अपनी इच्छा अनुसार निर्वचन करते हैं। ठीक, ये हो गया दोस्तों। उसके बाद से यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जिसे वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में, फिर भी इसको सभी राज्यों के विवादों का निपटारा करने की अधिकारता प्राप्त नहीं है, जो कि पहले ही हम बता चुके हैं। इस न्यायालय में राज्यों की सहमति से ही वाद दाखिल किया जाता है, किंतु बहुत से राज्यों ने न्यायालय को अपने विवादों को निर्णित कराने के लिए क्षेत्राधिकार अनिवार्य रूप से नहीं दिया है। तो स्पष्ट हो गया। बस तो ये थोड़ा और आगे देख लें कि इसी पॉइंट को पूरा कर लें कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्राप्त प्रवर्तन तंत्र प्रभावशाली नहीं है। राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको राज्य में विधि के अनुसार दंड मिलता है, किंतु अंतर्राष्ट्रीय विधि में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रों का विधि है। अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों पर लागू होता है, व्यक्तियों पर लागू नहीं हो सकता। उसके बाद से दोस्तों, कई ऐसे मामले में राज्यों के विरुद्ध कोई भी प्रवर्तन कार्यवाही नहीं की गई, यद्यपि उन राज्यों के द्वारा अवैध कृत्य किए गए थे। यानी कि जो राज्य अवैध कृत्य किए गए थे उनमें भी कोई प्रवर्तन कार्यवाही नहीं की जा सकी। उदाहरण के लिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदाहरण के लिए आप समझ जाइए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही उस समय नहीं की गई थी जब उसने ग्रेनेडा और इराक पर आक्रमण किया था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका समझ लिए अपने आप में बहुत ही विकसित देश है, शक्तिशाली देश है, और एक ग्रेनेडा और इराक में जब आक्रमण किया था तो उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उससे कोई, समझ लिए, कोई प्रभावकारी या निर्णय या परिवर्तन नहीं किया गया था, कोई कार्यवाही नहीं किया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वह सभी राज्यों पर नहीं लागू हो सकता। जो अपना मत उस पर देंगे, अपना दाखिला करवाएंगे, अपना समझ लिए अपना क्या कहा जाता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं याचिका जो करेंगे, उन्हीं के दोस्तों उसी का समझिए सुनवाई होगा। और दोस्तों कभी कभी तो ये सब अगर किए भी होंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका बिल्कुल बच गया था, इसमें कोई बात नहीं है, संशय नहीं है। दोस्तों दो पॉइंट और देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों का राज्यों द्वारा बार बार उल्लंघन किया जाता है। ये तो आप देख लिए। अधिकारों के दावेदार विधि को अपने हाथों में ले लेते हैं। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र चार्टर ने आत्म सहायता के क्षेत्र में कम कर दिया है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय विधि को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सकता। ये हो गया दोस्तों। उसके बाद से राष्ट्रीय विधि के प्रभावकारी होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि उनकी इकाइयां अत्यधिक दुर्बल है। इस कारण इनकी नियमों का उल्लंघन करने वाले के ऊपर प्रभावी ढंग से नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जहां कुछ इकाइयां छोटी और निर्बल है, वहीं कुछ इकाइयां काफी शक्तिशाली हैं। इन शक्तिशाली इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय विधि के परिधि में लाना अत्यधिक कठिन हो जाता है। जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इन शक्तिशाली इकाइयों में अधिक शक्तिमान नहीं हो जाता, तब तक उसके द्वारा निर्मित नियम ऐसी इकाइयों की सुरक्षा पर लागू होते रहते हैं। दोस्तों आइए लास्ट में जान लेते हैं कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। तो इन सभी कारणों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रीय विधि की अपेक्षा एक दुर्बल विधि है दोस्तों। एक तरह से एक वीक लॉ कर सकते हैं, क्योंकि
सभी पर लागू नहीं हो सकता है, इसमें कुछ मॉडिफाई करना पड़ेगा, अपडेट तो करना पड़ेगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी इंग्लिश में आप लोग को क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड किया जाएगा और देखना ना भूलें।